नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के उगाही के मामले में अब पेंच उलझता जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने सीबीआई की आरंभिक जांच रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया था कि सीबीआई के पास देशमुख के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी में जांच अधिकारी आरएस गुंजियाल का कोई हस्ताक्षर नहीं था। अब आज तक को एफआईआर की कॉपी मिल गई है जिसमें गुंजियाल ने ही अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर की कॉपी में बाकायदा गुंजियाल के दस्तखत भी हैं और मोहर भी। तो अब सवाल ये कि क्या सचिन सावंत ने जो कॉपी शेयर की है वो उसकी सत्यता क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, जबकि ये एफआईआर जो हमारे पास है उस एफआईआर में साफ तौर पर सिग्नेचर हैं। उस एफआईआर में वो जांच अधिकारी जिनका नाम आरएस गुंजियाल है, उनके सिग्नेचर। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए। अनिल देशमुख जी पूर्व गृह मंत्री को लेकर कुछ अखबारों में आज खबरें छपी है कि सीबीआई की फाइल में जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी उस रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दिया गया। पूरी तरह से जो फाइल के कागजात हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। सच है झूठ है इसकी सच्चाई हम नहीं बता सकते। जिम्मेदारी सीबीआई की है कि इसका खुलासा वे करें कि ये कागजात सही है या गलत है। ये मामला अब और उलझा है, इस पर हम लगातार आपको जानकारी देंगे। फिलहाल रुख अगली खबर का। हरियाणा के करनाल में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो देश के किसानों में गुस्सा भर गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बेहद घटना जो है वो शर्मनाक है। टिकैत ने कहा कि तालिबानी फरमान देने वाले करनाल के एसडीएम को तुरंत हटाया जाए। लाठीचार्ज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों के चक्का जाम को हटाने पुलिस पहुंची और उसके बाद किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये वो एसडीएम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे। उधर नूह में किसान महापंचायत हुई, इसमें टिकैत सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। कल की पंचायत यहाँ पे होगी और जो भी इसमें फैसला लेंगे हम पूर्ण रूप से सख्त फैसला इसमें लिया जाएगा। ये इस तरह का जो बार बार हो रहा है इससे निपटा जाएगा। जो कल सब कुछ हुआ उससे क्या किसान आंदोलन को नई मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी। ये जितने लाठीचार्ज चलाएंगे, जितना किसान का खून बहेगा उतना ही किसान मजबूत होगा। आज की रैली में क्या संदेश? नूह जा रहे हैं शायद? आज नूह जा रहे हैं, इसके बारे में सबको पता है। जब हम कल शिमला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ पे इधर लाठीचार्ज हो रहा था, उधर वहाँ के लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि ये पूरी अपडेट चल रही थी वहाँ पे। यहाँ पे पूर्ण रूप से वकील भी यहाँ पे बुलवाए हैं और जितने लोगों का चोट लग रही है यहाँ पे सब लोग अपने रहेंगे संगठन के लोग और वे सबका यहाँ पे मेडिकल यहाँ पे करवाएंगे, ये उनको कहा गया है। और आगे की जो भी रणनीति बनेगी वो शाम तक और कल। योगेंद्र यादव ने भी किसानों की पिटाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जी ये बताइए, क्या ये महापंचायत करनाल में जो घटना हुई है कल, जहां पे लाठीचार्ज हुआ था किसानों पे, उसके विरोध में या उसका एक जवाब के तौर पे प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, ये महापंचायत का आह्वान तो बहुत दिन पहले किया गया था। ये तो संयोग है कि कल ये घटना हो गई है और ये इस इलाके की तीसरी महापंचायत है। तो जाहिर है ऐसी परिस्थिति में कल की घटना के बाद किसानों का यहाँ आना और संयुक्त किसान मोर्चा की तमाम लीडरशिप का यहाँ आना एक स्पष्ट संकेत है कि किसान और संयुक्त किसान मोर्चा इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब खबर जस्टिस चंद्रचूड़ की। एसवाई चंद्रचूड़ के एक बड़े बयान। कानून के छात्रों के सामने बोले जस्टिस चंद्रचूड़ की सरकारी बयान को आप अंतिम सत्य बिल्कुल मत मानिए। यह आपका कर्तव्य है कि आप झूठ का पर्दाफाश करें और बुद्धिजीवियों को भी यह सोचना होगा कि झूठ का पर्दाफाश आप किस तरह से करें। It is not difficult for one to understand why democracy and truth go hand in hand. Democracy needs the power of truth to survive.
As such, one can consider speaking truth to power as a right of every citizen, which they must have in a democracy, but equally as also the duty of every citizen. However, to understand how we can truly exercise this right of ours, speaking truth to power, it is important to first ask ourselves, what does truth even mean? ये खबर हमारी मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। महाकाल के नगरी से उज्जैन के वायरल वीडियो पर राजनीतिक बवाल। वीडियो में एक कबाड़ी को कुछ लोग जबरन जय श्री राम बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां नहीं, उसे गांव में न आने की धमकी भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब एक बार फिर से धर्म के आधार पर बदसलूकी का मामला सामने आया। वायरल वीडियो उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर महिदपुर के झाड़ना गांव का है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। सरकार तो ने संज्ञान लेके कार्रवाई की है, पर मुख्य मुद्दा यही आता है कि सबसे पहले कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से ऐसे वीडियो वायरल क्यों होते हैं। देखिए, हमने तो कार्रवाई की और हम कटिबद्ध हैं। हम किसी भी तरह के कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं देंगे। मैं ये कहता हूँ, हमने कार्रवाई की और हम कार्रवाई करेंगे, परंतु आप बताइए कि उज्जैन में जय श्री राम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और 3 दिन बाद दिग्विजय सिंह दूसरा वीडियो कैसे वायरल करते हैं कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये दिव्य ज्ञान उन्हें कहाँ से मिल गया? ये वीडियो कांग्रेस को ही क्यों मिल रहा है? अब उज्जैन से ये वीडियोज आ रहे हैं जिसमें एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति से जय श्री राम कहलवा रहे हैं। आज इनके पास बचाने आने वाले चुनाव है तो केवल सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिसने सबको हर धर्म और जाति को अपना अपना धर्म अपना अपना काम करने का अधिकार दिया था, उसकी अवहेलना उसको तोड़ने की काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता कर रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में अब कानून का राज नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में पुलिस का अपराधियों को डर नहीं है? मध्य प्रदेश के नीमच में कुछ दबंगों ने एक आदिवासी को मामूली सी बात पर बांधकर पीटा। ये तस्वीर हम हालांकि उज्जैन की दिखा रहे हैं, इसके बाद हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। चल गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ, मुझे और मैंने पूछो ना पड़ता है, पड़ता तो मैंने पूछो ना। वहशत, दरिंदगी, क्रूरता, हैवानियत, अमानवीयता की हद पार करता हर शब्द इन तस्वीरों के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि इन तस्वीरों में वो सब कुछ है जो इंसानियत का सिर शर्म से झुका दे। इन तस्वीरों में एक मजबूर की तड़प है, एक कमजोर की बेबसी है, दर्द में डूबे इंसान की गिड़गिड़ाहट है। चल गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर। और वो हैवान भी हैं जिन्होंने जुल्म ढाकर इस आदिवासी शख्स कन्हैया भील की जिंदगी छीन ली। सही लगाइए, कबूल, अब कबूल कर दे, कबूल कर। इस शख्स का कसूर बस इतना था कि कुछ दबंग इसे चोर मान बैठे थे और इसी बात को कबूल कराने के लिए यातना की सारी सीमाएं लांघ गई। पहले इसको बेरहमी से पीटा, फिर इसके पैर को रस्सी के जरिए पिकअप वैन से बांध दिया और दूर तक घसीटते ले गए। इस वहशत के बाद भी इन दरिंदों का दिल नहीं भरा। वो शख्स लगातार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरोपी उसके चेहरे पर हमला बोलते रहे। दबंगों के जाने के बाद कुछ लोगों ने घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस भी हरकत में आई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक प्रधान का पति भी है। अभी वर्तमान में विवेचना के दौरान जो करीब 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 4 को राउंड अप कर लिया गया है। दबंगों की दरिंदगी में आदिवासी शख्स की मौत पर एमपी में सियासत भी गर्मा गई है।
कांग्रेस बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, सियासत भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी सोच है जो किसी इंसान को इस कदर वहशी बना देती है और जिसका शिकार बन कन्हैया भील जैसे आदिवासी को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। नीमच से आकाश चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि अपने देश में यह सब हो रहा है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कुल 8 थे, 3 अभी भी फरार हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर पे आप ध्यान दीजिए और आरोपी का जो घर है वो भी ढहा दिया गया है। ये कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारी के बाद 3 अभी फरार हैं। पुलिस मुख्य आरोपी को अभी नहीं पकड़ पाई, लेकिन प्रशासन ने मुख्य आरोपी जिसका नाम महेंद्र गुर्जर है उसके घर को जेसीबी से ढहा दिया है। सजा जरूरी है और हाँ, घर को ढहाना ये किस कानून के तहत किया गया है तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों में डर बैठे। रुख अगली खबर का। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के विवादित बयान पर राजनीतिक गोल करने की होड़ लगी हुई है। अब एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। जो देश दुनिया में हम अभी देख रहे हैं, जहां हिंदू जैसे लोग कम रहते हैं या उदारीकरण वाले या उदारता से सोचने वाले कम रहते हैं, सिर्फ हमारे लिए ही सब होना चाहिए, दूसरे को कोई जगह इस विश्व में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। या धर्म हो या कल्चर हो या किसी भी प्रकार की बात हो, हमारे सिवाय कोई नहीं। ऐसे विचारसरणी सोच वाले लोग दुनिया में जहाँ भी है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कोर्ट जुडिशरी वगैरह की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ सिर्फ एक धर्म का भी पुराने जमाने से जो चलता आता है वो कानून के हिसाब से सब चलता है। कि आप वही संविधान के तहत आप सत्ता में आते हैं और फिर उसी को आप अब्यूज करते हैं। बार बार क्यों डर दिलाते हैं हमारे हिंदू भाइयों को कि मुसलमान का पॉपुलेशन बढ़ेगा? 200 साल लग जाएंगे अगर ये ग्रोथ रेट रहा तो वो तो नहीं होगा, ग्रोथ रेट गिरेगा। ये मुल्क कोई मुसलमान के पॉपुलेशन के बढ़ने से या हमारे हिंदू भाइयों के पॉपुलेशन के कम होने से, सेकुलर से कोई ताल्लुक नहीं। जब तक ये संविधान रहेगा ये मुल्क सेकुलर रहेगा, इक्वालिटी की बात होगी, फंडामेंटल राइट्स की बात होगी। तो इनका बयान सरासर बकवास है और हमेशा की तरह ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं और मुसलमानों के ताल्लुक से डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का कोई खतरा नहीं है। खतरा ये है कि उसमें जो अलगतावादी संकुचित माइंड वाले अपने आप को ही हमारा ही धर्म सही है, हमारा ही कानून सही है, पूरी दुनिया को शरीयत के हिसाब से ही चलना होगा, इस प्रकार की सोच वाले जो लोग हैं वो सबके लिए भयजनक है। पूरा मुस्लिम समाज या सब मुस्लिम ऐसे नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि इस मिनट तक भारत में रहने वाले किसी मुस्लिम नेता ने बहनों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए तालिबान को कंडेम नहीं किया है, तालिबान को इस कठेरे में खड़ा नहीं किया है। जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसा बने? क्या वो गोलवालकर की किताब पर ओत लिए या भारत के संविधान पर ओत लिए जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया? दूसरी बात यह है कि आरएसएस से इनका ताल्लुक है। 1950 में तो आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन को माना ही नहीं था। तो इनका बयान सरासर बकवास है और हमेशा की तरह ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं और मुसलमानों के ताल्लुक से डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के बयान पर राजनीति गर्मा गई। नितिन पटेल ने अपने बयान में दावा किया कि देश में संविधान और विधान तब तक ही रहेगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे।
क्या देश का संविधान किसी धर्म के आधार पर चलता है? क्या धर्म के आधार पर देश की कानून व्यवस्था चलती है? क्या अलग अलग धर्मों की आबादी में अंतर हुआ तो न देश का विधान बचेगा न संविधान? ये सारे सवाल गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के उस बयान से उठे हैं जिसमें उन्होंने हिंदुओं की अधिक संख्या को ही देश की व्यवस्था का आधार बता दिया है। જ્યાં સુધી આ દેશમાં હિન્દુઓની બહુમતી છે ત્યાં સુધી જ બંધારણ, ત્યાં સુધી જ કાયદો, ત્યાં સુધી જ બિન સાંપ્રદાયિકતા આ વાતો કરનારા કરશે, ના કરે ભગવાન। અને 1000-2000 વર્ષે હિન્દુઓની સંખ્યા ઘટી, બીજા લોકો વધ્યા, એ દ્વારા કોઈ કોર્ટ કચેરી નહીં, કોઈ લોકસભા નહીં, કોઈ બંધારણ નહીં, कोई बिन सांप्रदायिकता नहीं, बधु हवामा अन्न दफनाई देसे। नितिन पटेल ने हिंदू बहुमत का हवाला दिया, किसी दूसरे धर्म का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कह दिया कि हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहे तो देश की व्यवस्था चलाना मुश्किल होगा। नितिन पटेल के बयान पर विवाद हुआ, कई नेताओं ने ऐसे बयानों को सही नहीं बताया। सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का आजादी है, लेकिन हम उनके वक्तव्य से सहमत नहीं। लेकिन बावजूद इसके नितिन पटेल को अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं लगा। दोबारा भी जब उनसे सवाल किया गया तो तमाम देशों का हवाला देकर अपनी बात को सही साबित करने में जुट गए। और जो देश दुनिया में हम अभी देख रहे हैं, जहाँ हिंदू जैसे लोग कम रहते हैं या उदारीकरण वाले या उदारता से सोचने वाले कम रहते हैं, सिर्फ हमारे लिए ही सब होना चाहिए, दूसरे को कोई जगह इस विश्व में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। या धर्म हो या कल्चर हो या किसी भी प्रकार की बात हो, हमारे सिवाय कोई नहीं। ऐसे विचारसरणी सोच वाले लोग दुनिया में जहाँ भी है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कोर्ट जुडिशरी वगैरह की स्वतंत्रता नहीं है। नितिन पटेल ने भले ही ये बात किसी और देश और संदर्भ को दिमाग में रखकर कही हो, लेकिन ये बयान धर्मनिरपेक्ष संविधान से चलने वाले भारत के लिए सही नहीं कहा जा सकता। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आधुनिक जलियांवाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। आधुनिक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गई हैं। जलियांवाला बाग स्मारक में एक थिएटर भी बनाया गया है। जलियांवाला बाग कांड की याद हर भारतवासी को झकझोर देती है। इसके स्मारक का आधुनिक स्वरूप नए भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरणा देगा। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। आजादी के मतवालों को, हिम्मत वालों को, अपनी जान की बाजी लगाने वालों को भारत भूल नहीं सकता। जलियांवाला बाग का ये आधुनिक स्मारक जब आज राष्ट्र को समर्पित हुआ तो ये नया संकल्प है कि आज का भारत स्वतंत्रता पाने की हर कीमत को याद रखेगा। जिन जिन घटनाओं ने भारत को स्वतंत्रता हासिल करने तक झकझोरा है, उसमें से किसी को भी भुलाया नहीं जाएगा। भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया। जलियांवाला बाग का यह आधुनिक स्मारक सिर्फ अतीत का स्मरण भर नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य को संजोने और हर मुश्किल में जो कुछ भी भारत का है उसके साथ खड़े होने की प्रेरणा भी है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आधुनिक जलियांवाला बाग स्मारक को देश को समर्पित कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा भी।
ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीर्ष पर रखकर भारत लाए हैं। संकट के समय में भारत की एकजुटता के प्रतीक जलियांवाला बाग स्मारक ने आजादी के बाद भारत की पीढ़ियों को भरोसा दिया है। इसीलिए भारत आज अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है। आज तक ब्यूरो। काबुल में फिर से धमाकों का खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि 26 अगस्त को सीरियल ब्लास्ट हुआ था, कुछ वैसी ही साजिश को अंजाम देने की एक बार फिर से तैयारी और इस बात की आशंका व्यक्त की है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। उन्होंने चेता दिया है कि जल्द ही काबुल में एक बार फिर से धमाका हो सकता है। काबुल में 36 घंटे का खतरा, फिर काबुल में धमाके की आशंका। अमेरिका ने चिताया, फिर होगा हमला। खतरों के बीच अमेरिका का अल्टीमेटम, आईएसआईएस पर जारी रहेंगे अमेरिकी हमले। सीरियल ब्लास्ट का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ है। अपनों को खोने का गम अफगानी अभी भूल भी नहीं पाए। अमेरिका अभी अपने सैनिकों की शहादत को ढंग से सलाम भी नहीं कर पाया है। काबुल से बाहरी देशों के जहाजों की उड़ानें अभी पूरी भी नहीं हुई और न ही काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की वो भीड़ छंट पाई है जो तालिबान राज में नहीं जीना चाहती। इन सब के बीच काबुल पर मंडरा रहा है नए आतंकी हमले का खतरा। 3 दिन पहले ही 2 धमाकों ने काबुल को अथाह दर्द दिया है। 180 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और अब नया अलर्ट आ गया है। इस बार भी अमेरिका ने ही आगाह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे हमारे कमांडर्स ने जानकारी दी है कि अगले 24 से 36 घंटे में हमले की काफी ज्यादा आशंका है। यानी अमेरिका की दी हुई समय सीमा काफी करीब है, लेकिन इस बार अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। काबुल एयरपोर्ट का जो मेन गेट है उसके नजदीक भी हो और आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन तालिबान जो उसके सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है इजाजत नहीं दे सकते और उधर जो लोग खड़े हैं बहुत ज्यादा तादाद में है और बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन तालिबानों का कहने पर के हालात को ठीक करने के बाद इजाजत दे। 26 अगस्त के हमले में अमेरिका ने अपने 13 जांबाज गंवाए। उसमें 11 मरीन कमांडो, 1 नेवी का जवान और 1 सेना का जवान शामिल था। अपने सैनिकों की मौत के फौरन बाद जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, दिया भी। लेकिन उसी दौरान बाइडेन ने तालिबान को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि और भी हमले हो सकते हैं। But there is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS
in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. तब बाइडेन ने ऐसे और हमलों की आशंका जताई थी। अब कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में ही हमला हो सकता है। पिछली बार अमेरिका ने अलर्ट किया था, फिर भी धमाका हो गया। आईएसआईएस के अपनी साजिशों को अंजाम दे गया। इस बार अमेरिका की चेतावनी आने के बाद क्या करेगा अमेरिका? तो जवाब भी सुन लीजिए। नया अलर्ट देकर अमेरिका ने एक बार फिर से अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। 26 अगस्त के हमले का जवाब अमेरिका ने ड्रोन अटैक कर दिया। इस बार बाइडेन ने कहा है कि जिसने भी घातक हमला किया उसे हम नहीं छोड़ेंगे, उनकी तलाश जारी रखेंगे, साजिशकर्ताओं को भुगतना होगा। ठीक उसी अंदाज में जैसा कि 27 अगस्त को बाइडेन ने काबुल सीरियल ब्लास्ट के गुनहगारों को सबक सिखाने की कसम खाई और अगले ही दिन काबुल से 200 किलोमीटर दूर आईएसआईएस के ठिकाने पर ड्रोन से तबाही मचा दी। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. And with regard to finding, tracking down, अमेरिका ने अपना वादा पूरा कर लिया और आगे भी बदला लेने की ठान ली। बताया जा रहा है कि ड्रोन से हमले में आईएस के 2 आतंकी मारे गए, जबकि 1 जख्मी हुआ। अमेरिका ने शनिवार को बदले का ट्रेलर दिखा दिया है। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं 31 अगस्त की डेडलाइन तक कैसे काबुल में तमाम खतरों से निपटते हुए अमेरिका अपना मिशन पूरा करता है। उस बीच जिस अंदाज से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर दावा किया है कि आने वाले 36 घंटों के भीतर अफगानिस्तान, खासतौर से काबुल एयरपोर्ट के आसपास कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, उस बीच अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी एक और चुनौती आने वाले 48 घंटों के दौरान बन रही है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। काबुल ब्लास्ट में अपने 13 जवानों को गंवाने वाला अमेरिका शोक में डूबा है और इस सब के बीच काबुल से रेस्क्यू ऑपरेशन भी अमेरिका का लगातार चल रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह से 31 अगस्त से पहले अपने एक सैनिक, एक नागरिक को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया जाए। काबुल एयरपोर्ट के करीब इन्हीं लाशों के ढेर में वो 13 अमेरिकी जवान भी थे जो अपनी जान गंवा बैठे। वो अमेरिकी जवान जो अफगानिस्तान में मिशन पर थे, लेकिन तालिबानी कब्जे के बाद हालात ऐसे बदले कि आतंक राज हावी हो गया। 13 अमेरिकी जवान आतंकियों के निशाने पर आ गए। अब अमेरिका में शोक की लहर है। अमेरिकी झंडे झुके हुए हैं, परिवार गमजदा हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों से टक्कर लेने पहुंची अमेरिकी फौज में वो 13 जवान भी शामिल थे जिनकी उम्र 20 के करीब रही होगी। अब उनके कुर्बानी के बोझ तले दबा अमेरिका कसम खा रहा है कि आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका का एक्शन जारी रहेगा। we will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win.
We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. एक तरफ अमेरिका आतंकियों से बदला लेने की ठान रहा है, तो दूसरी ओर काबुल से रेस्क्यू मिशन को लेकर भी वो दृढ़ संकल्प है। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों का आना जाना बदस्तूर जारी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 14 अगस्त से अब तक अमेरिका ने 1,17,000 लोगों को काबुल से सुरक्षित निकाला है। बीते 24 घंटे में ही अमेरिका ने 2,000 लोगों को काबुल से निकाला है। ब्रिटेन ने भी काबुल से अपनी आखिरी उड़ान भर ली। रेस्क्यू में लगे 1,000 ब्रिटिश जवानों ने भी काबुल को छोड़ दिया। फ्रांस और इटली ने भी काबुल से अपना रेस्क्यू मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन अभी असल चुनौती अमेरिका के सामने है। उसके करीब 4,000 जवान अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान ने कह दिया है कि 31 अगस्त तक काबुल खाली नहीं किया तो अंजाम भुगतना होगा। فن امریکایان یو بل کار هم کوي چې کله ازدحام ډیریږي نو دوی فایرونه کوي، ډزې کوي، په بېرحمۍ سره خلک تر ګولو لاندې نیسي. دغه حالت نه چې دوی نجات پیدا کړي. اسلامي امارت هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کړي او هغه ټولو خلکو ته په میدان کې جمع دي. هغه ټولو ته یو ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکوو چې راسې خپلو کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوندو کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او डेडलाइन के करीब आने के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का पहरा बढ़ने लगा है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने एयरपोर्ट के कुछ हिस्से को सील कर दिया है। साथ ही बाहरी हिस्से में सुरक्षा बढ़ा दी है और चेक पोस्ट भी बढ़ा दिए हैं। गुरुवार शाम को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए सीरियल धमाकों के बाद तालिबान ने 3 घंटे के भीतर काबुल एयरपोर्ट के 3 मुख्य द्वारों पर कब्जा करने का दावा किया है। दरअसल इन धमाकों के बाद पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था काबुल एयरपोर्ट के द्वारों, खासतौर से जहां पर अमेरिकी सेना तैनात है, वहां पर अफरा तफरी मची थी और कहीं न कहीं अमेरिकी सेना भी इन धमाकों के बाद अफगानिस्तान में खासतौर से काबुल एयरपोर्ट में काफी खौफजदा है। तालिबान के एक्शन से दुनिया चिंतित है। फिक्र अफगानिस्तान के भविष्य की है, अफगानियों की है जो तालिबान राज से निकल जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की उमड़ती भीड़ इसी बात की गवाही दे रही है। वहां हालात बेहद खराब हैं। महिलाएं मासूम बेबस हैं। दुनिया इस बात को लेकर फिक्रमंद है। Nous sommes en train de mener des discussions. Elles demeurent encore fragiles et très provisoires. C'est pourquoi je serai extrêmement prudent dans la réponse que je vous apporte. Mais oui, il y a des discussions qui se sont entamées avec les talibans sur le sujet des opérations humanitaires et de la capacité à protéger et rapatrier des Afghanes et des Afghans qui sont en risque. Et ensuite, oui, nous avons un travail que nous menons conjointement avec le Qatar, entre autres, pour permettre de procéder à ces opérations. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR का अनुमान है कि आने वाले महीनों में अगर हालात और बिगड़े तो अफगानिस्तान से करीब 5,15,000 लोग पलायन कर सकते हैं। एजेंसी का अनुमान है कि अकेले इस मौजूदा वर्ष में ही अब तक अफगानिस्तान में 5,58,000 लोगों को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा है। ऐसे में अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की कोशिश है कि किसी तरह से अफगानियों को मदद पहुंचाई जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से भी अफगानिस्तान को लेकर बातचीत की है। आज तक ब्यूरो। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर चुका है। 15 अगस्त को राजधानी काबुल में ही तालिबान पहुंच गया था, लेकिन पंजशीर इलाके को लेकर अभी भी अलग अलग दावे हैं। सबसे नए दावे में तालिबान ने कहा है कि उसके पंजशीर में प्रवेश की जो बातें निराधार बताई जा रही थी वो गलत है, वो पंजशीर में पहुंच चुका है। आखिर तालिबान के इस दावे की सच्चाई क्या है? क्या पंजशीर में घुस चुका है तालिबान? क्या पंजशीर में पैठ बना चुका है तालिबान? क्या तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर में बना ली है मजबूती? तालिबान तो दावा कर रहा है कि उनके इन सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन अफगानिस्तान की इस जमीन से
बगावत की आवाज बुलंद करने वाला नॉर्दर्न अलायंस तालिबानी दावे पर सवाल उठा रहा है। तालिबान चाहता है कि पंजशीर पर कब्जा कर अफगानिस्तान में एक छत्र राज किया जाए, तालिबानी हुकूमत का इकबाल कायम हो। पंजाब पर कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों कांग्रेस आलाकमान पंजाब के घमासान को खत्म नहीं कर पा रहा। अगले ही साल पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सिद्धू और कैप्टन अपने अपने रास्ते हैं। सिद्धू ईंट से ईंट बजा लेने की धमकी दे रहे हैं तो कैप्टन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस सब के बीच हरीश रावत देहरादून से लेकर चंडीगढ़ और फिर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि भाई हमें जाने दीजिए उत्तराखंड, वहां पर हमें काम देखना है। एक दूसरे से जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ न कुछ जो है जो बढ़िया है उसको एंजॉय करना चाहिए। पंजाब कांग्रेस में कलह थम नहीं रही, सिद्धू के हमले रुक नहीं रहे, सीएम शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं और कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं एंजॉय करिए। Sometime we should enjoy the pleasantries। एक दूसरे से जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ न कुछ जो है जो बढ़िया है उसको एंजॉय करना चाहिए। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो हरीश रावत को क्यों बार बार दिल्ली दरबार की दौड़ लगानी पड़ रही है? क्यों पंजाब के हालात पर बार बार रिपोर्ट बनानी पड़ रही है? और क्यों अपने ही नेता मनीष तिवारी इशारों में तंज कस रहे हैं? दरअसल पंजाब कांग्रेस की कलह का नया चैप्टर कैप्टन अमरिंदर की डिनर पार्टी के बाद शुरू हो गया है। जब 10 समर्थक विधायक पाला बदलकर सीएम की डिनर पार्टी में शामिल हुए तो सिद्धू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज भी मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਓਗੇ तो फिर मैं एक ना एक भी क्योंकि निर्णय लेने के बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। सिद्धू के इस बयान पर सियासत के पीछे शुक्रवार को हरीश रावत ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी और फिर राहुल गांधी को पंजाब का पूरा हाल बताया। जो स्थिति है, जो बातें आई हैं मेरे तक, जो बातें उठी हैं, वो सब बातें उनके सामने रख। अभी 2-3 दिन के अंदर पंजाब जाऊंगा और सभी लोगों से मिलेंगे। हाँ, मैं जो भी मुझसे मिलना चाहेंगे और मैं मगर दोनों से, कैप्टन साहब से भी और पीसीसी प्रेसिडेंट से भी जरूर। पंजाब में कलह कथा के नए पन्ने खुलते जा रहे हैं और सिद्धू और कैप्टन की जंग और दंग कर रही है और इस बहाने विरोधी भी कांग्रेस पर हमले का मौका नहीं छोड़ रहे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उर्फ मिस्त्री अपने ही घर की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। जब कोई मिस्त्री अपने ही घर की ईंटें उठा के फेंकने लग जाए तो समझो कि अब उस घर के धाराशायी होने में देर नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी ने तो एक कदम आगे बढ़कर कैप्टन सरकार से बहुमत साबित करने की मांग कर डाली है। गवर्नर साहब से पूछा है कि तुरंत, उनसे रिक्वेस्ट की है कि तुरंत पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन जो है वो कॉल किया जाए। उस सेशन में फ्लोर पे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब अपनी मेजॉरिटी जो है शो करें। माना जा रहा था कि पंजाब अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद सिद्धू विधानसभा चुनाव तक शांत बैठेंगे, लेकिन पद मिलने के बाद कैप्टन और सिद्धू की तकरार और तीखी हो गई है। अब इस संकट का समाधान आलाकमान की सीधी दखल से ही निकलने की उम्मीद है। पंजाब से सत्येंद्र सिंह चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।